सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज यौम पाकिस्तान है। ये वो दिन जब हमारे बड़ों ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और इस ख्वाब को ताबीर देने की तहरीक शुरू हुई और पाकिस्तान हकीकी मायनों में वजूद में आ गया। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की आप कह लें कि अंत तक जो जिदोजहद थी वो रंग लाई और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के हसूल के मुतालबे पर मबनी करारदाद तहरीक आज़ादी की बुनियाद बनी। अब इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस 3 रोज़ा इजलास को दुनिया के पहले इस्लामी जमहूरिया के क़याम की बुनियाद भी करार दिया जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सबको साथ लेकर चलने के हामी थे, इसीलिए वो 30 साल तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी रहे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि साथ चलने से ही किसी की फितरत का पता चलता है, खसलत का पता चलता है। हिंदुओं की हठधर्मी कट्टर सोच देखकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच जो है ना, आप कह लें कि बदल गई। इसी सोच की तब्दीली ने हमें एक आज़ाद मुल्क अता किया, हमें पाकिस्तान अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। कायद आज़म की क़यादत में एक तहरीक चली जिसने हमें पाकिस्तान की सूरत एक आप समझ रहे कि मंजिल अता की। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो करारदाद 1940 को मंजूर हुई, जिसके बाद सिर्फ 7 साल की जिदोजहद ने हमें आज़ादी की नेमत से सरफराज किया। ये बहुत छोटा अरसा है, 7 साल छोटा अरसा है किसी भी मुल्क की आज़ादी के लिए। आप समझ लें कि इतने कम अरसे में तहरीकें कामयाब नहीं हुई। ये 7 साल का अरसा बहुत छोटा अरसा है। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि जब आपकी निगाह बुलंद हो, बुलंद मकसद पर हो आपकी निगाह, और रहबरों का किरदार लालच और डर और खौफ से पाक हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस तहरीक को कामयाब होने से रोक ही नहीं सकती। ये कायदे आज़म और तहरीक आज़ादी में उनका साथ देने वाले जो जितने भी रहनुमा थे, आप समझ रहे कि उनकी किरदार की उसी बुलंदी का नतीजा है कि आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। वरना देखें भारत में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, आप देखें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि आज हम पाकिस्तान में आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। ये वतन किसी नेमत से कम नहीं है। वहाँ कौम का मुफाद अजीज़ था तो पाकिस्तान बन गया, ज़ाती मुफाद अजीज़ होता तो पाकिस्तान कैसे बनता। लेकिन सितम ये देखिए कि आज हमारी सियासत में इसका दूर दूर तक पता ही नहीं है कि कौमी मुफाद होता क्या है, या तो सिर्फ एक ही मुफाद है, ज़ाती मुफाद। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज हमारी सियासत में कायद अली जिन्ना की सियासत का अक्स है? क्या वो रहबर जो दावा करते हैं कि हम हैं कायद आज़म के वारिस का मतलब पता है? वारिस, ये खुद को कायद आज़म के वारिस कहते हैं। क्या ये कायद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या कभी चले हैं? दिल पे हाथ रखिए, बताइए। क्या ये मतलब कायद आज़म का आप कंपैरिजन ही ना कर सकते इनका? मतलब उनका चौथा हिस्सा भी नहीं, उनका 10वां हिस्सा भी नहीं है। ये उनके नक्शे कदम पे चल नहीं रहे और कहते हैं कि हम उनके वारिस हैं। दावा करना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकली साबित करना मुश्किल होता है। प्रैक्टिकली आप लोग कैसे साबित करें? दिल ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। नीयत होती तो शायद साबित करते, और आज मैं आपकी तारीफ़ करती, तमाम लोग आपकी तारीफ़ करते। कायद आज़म ने जो अंत तक जिदोजहद की थी, आज़ादी के लिए की थी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, अपना खून पसीना एक कर दिया, ये आज़ाद वतन प्यारा पाकिस्तान हमें दिया, और तो और अपनी बीमारी छुपा ली कि साथ चलने वालों का मोराल या हौसला कम ना हो जाए। इससे बड़ा लीडर कौन होगा? ये कहते हैं कि हम कायद आज़म के वारिस हैं। कायद आज़म के वारिस तुम लोग ये दावा करना छोड़ दो। मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज आ रहे कि शायद अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं बोलने चाहिए कि कायद आज़म के साथ आप लोगों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तौहीन है कायद आज़म की कि अगर आप लोग खुद को कायद आज़म का वारिस कहलवाएं, ये तौहीन है कायद आज़म की। अब आप देख लें कि ये जो हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान मिला, अब उसकी हिफाजत क्या हम सब की जिम्मेदारी नहीं है? हम सब की जिम्मेदारी है। और दावा करने वाले को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, जो कहते हैं हम रहबर हैं, हम कायद आज़म के वारिस हैं, हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, आए दिन झूठे वादे करते हैं। ये बदकिस्मती कह लें कि आज पाकिस्तान को सिर्फ बाहर से खतरा नहीं बल्कि ज़्यादा खतरा अंदर से है। अंदर के लोग जो है ना, वो दुश्मन की ज़ुबान बोलते हैं, दुश्मन का एजेंडा बेचते हैं। मैं खुलकर कहूँगी, जो चूरन बेचते हैं वो दुश्मन का चूरन है। दुख का मुकाम है, तकलीफ का मुकाम है, अजियत का मुकाम है। आज सियासी मफादात का खेल
इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहा है जितना बाहर से दुश्मन नहीं पहुंचा रहा। और इसका अंदाज़ा शायद इन लोगों को नहीं है कि क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके दिल की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। चले मैं कहती हूँ इंटेंशनली नहीं कर रहे, अनइंटेंशनली इनसे हो रहा है, इनको नहीं समझ आ रही। हालांकि इतने बच्चे तो नहीं, ये चूचे काके तो ये नहीं कि इनको समझ नहीं आ रही। कुछ चूचा काका तो नहीं है ना जो सियासत में बाल सफ़ेद कर लिए, कईयों के तो बाल ही झड़ गए। अब मुझे बताएं कि इनको इतनी समझ नहीं आ रही, इनको सब समझ है। चले फिर भी 2 सेकंड के लिए मान ले कि अनइंटेंशनली कर रहे हैं, ये किसी के कहने पे नहीं कर रहे, किसी का एजेंडा लेकर नहीं चल रहे, किसी दुश्मन के अल्फाज इनके मुंह से नहीं निकलते, इनकी अपनी सोच भी दुश्मन से मिलती। चले ये कह ले कुछ तो माने ना, ये इनको शायद खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अपनों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं और ये दुश्मन से बदतर हैं जो अपनों के लिए दुश्मन साबित हो रहे हैं। अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है ही नहीं जो कायदे आज़म चाहते थे। कायदे आज़म की सियासत ज़ातियात से पाक थी, तब ये पाकिस्तान हमें मिला। अगर वो अपनी ज़ात का सोचते तो दुनिया जहान की नेमतें उनके कदमों में आ गिरती, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी करके अजीम कुर्बानी दी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचा। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, अपनी बीमारी तक छुपा ली ताकि साथ चलने वालों का हौसला कम ना हो। इससे बड़ा लीडर कौन होगा। अब आज एक कौम और एक मंजिल की बात होती तो है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है आपके सामने है। बदकिस्मती कह रहे कि 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद हम अपनी मंजिल पे पहुंचना तो दूर की बात, यही नहीं पहचान सके कि हमारी मंजिल आखिर है क्या। जब आपको पता ही नहीं कि आपने जाना कहाँ पर, आपकी मंजिल है कहाँ पे, तो कैसी कोशिश। रोड मैप आपके पास है ही नहीं, आपको पता नहीं कि मंजिल क्या है, तो कहाँ चलेंगे, किस तरफ चलेंगे, इधर चलेंगे उधर चलेंगे उधर चलेंगे, कहाँ चलेंगे आप। बुखलाहट का शिकार रहेंगे और यही हाल होगा जो आज है हमारा। अफसोस के साथ कह रही हूँ, हमें पता ही नहीं हमें किस समत में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। रहबर भी ऐसे मिले जो कि रहजन से कम नहीं। आज मादरे वतन को एक कौम की तलाश है, लेकिन ये कौम गिरोहबंदी का शिकार हो गई है। और अफसोस के करने वाले आज हमारे ये सियासी रहबर हैं। आज उसूली नजरियात को नज़रअंदाज करके नजर ज़रूरत की तरफ दौड़ लगाई जा रही है। सिर्फ एक ही नजरिया इन लोगों का, नजरिया ज़रूरत के, मेरी ज़रूरत किस नजरिए से पूरी होती है, क्लियर। आज इन्हीं रहबरों को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम कितनी भी परेशान रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम की अजियत से, अवाम की तकलीफ़ से, अवाम के मसाइल से, अवाम की परेशानियों से, अवाम के गम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका एक ही नज़रिया ज़रूरत, अपने मुफादात। कायदे आज़म पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना चाहते थे, लेकिन आज अवामी फलाह से ज़्यादा सियासतदान ज़ाती फलाह के लिए ज़्यादा जोर लगाते हैं। और यही तो वजह, इसीलिए तुम्हारा मुल्क क्या खड़ा हो गया आके। फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशा करते, इसकी वजह से, उसकी वजह से। अपने गिरोबानों में झांक के कभी ना देखना तुम लोग। अगर झांक के देखोगे ना शर्म से डूब मरोगे। मैं ये चैलेंज करती हूँ तुम लोगों को आज। कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, कभी आप लोगों ने सोचा? जो झूठे दावे करते हैं वो पाकिस्तान को कैसा बनाना चाहते थे, कभी सोचा और बनाया आप लोगों ने? दिल पे हाथ रखिए, चले ना माने सबके सामने, आईने के सामने खड़े हो आप सियासतदान और पूछिए खुद से कि क्या आप चौथा हिस्सा भी हैं कायदे आज़म का, 10वां हिस्सा भी हैं? प्रैक्टिकली सिर्फ बातें करते हैं आप। कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे? कायदे आज़म का एक क्लिप होगा, तारीखी क्लिप, ज़रा सुनिएगा और सुनाइएगा इन सियासतदानों को जो कहते हैं कि हम कायदे आज़म के वारिस हैं। शायद शर्म आ जाए इनको, शायद आई विश के आ जाए। सुनाइए ज़रा। अच्छा, आपने सुना। अब हमने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल तो कर लिया, लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमारे मसले रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ ही नहीं सके, और इन सियासतदानों की वजह से नहीं बढ़ सके। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, बदकिस्मती देखिए आज भी वो अपने मंशूर में उसी नारे को शामिल करके वोट मांगती है। आज भी भुट्टो जिंदा के नाम पे वोट मिलता है, भुट्टो को जिंदा रखें बाकी सब मार दें। नून लीग का नारा है अमन तरक्की खुशहाली, पीटीआई तब्दीली कहाँ है तब्दीली? जरा मुझे भी दिखाएं। कड़वा सच ये कि ना पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा कर पाई, नून लीग की क़यादत जो है उसकी तवज्जो भी सिर्फ अपने लिए, अमन, अपने खानदान की तरक्की और शरीफ खानदान की खुशहाली। वो जो खुशहाली है वो शरीफ खानदान की खुशहाली है बस। पीटीआई को इसलिए मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगी कि उसने अभी अपनी टर्म पूरी नहीं की है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ कसूर किसी एक का नहीं है, बल्कि यहाँ तो कहने के आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और खान साहब की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोलूँ मैं,
खान साहब की नीयत अच्छी है, 22 साल उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन टीम में कुछ लोग ऐसे हैं, क्या मैं बोलूँ उनके बारे में। अब इस सिस्टम में आप समझ लें कि लापरवाही और ख़ुद गर्जी और करप्शन की जो धूल पड़ी हुई है ना, वो मसले की असल जड़ है। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़रा मिसाल लीजिए। इस बंदे की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता जिसका नाम है इमरान खान, जो खुशकिस्मती कह लें कि हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। करप्शन नहीं करेंगे, हर कोई इनके दुश्मन भी बात कहते हैं, बड़ी बात है कि दुश्मन भी ये बात कहें, गारंटी लें किसी की या किसी की तारीफ़ करें, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने साबित किया अपने किरदार से, तभी तो दुश्मन भी कहते हैं कि ये बंदा करप्ट नहीं है। और इख्तलाफात हैं, लोग करते हैं भी इख्तलाफात, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नीयत पर कोई शक नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने अवाम से कुछ झूठा वादा नहीं किया, अवाम के सामने इन्होंने सारे हकायक रखे कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और ऐसे 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 हम काम करेंगे और बेहतर करेंगे। चलिए यहाँ तक हम अग्री करते हैं, मानते हैं। इन्होंने गरीबों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए लंगर खाने बनाए, पनाहगाहें बनाई, ताकि कोई गरीब भूखा ना सो सके और उसको सोने के लिए छत भी मिल सके। इस काम पे जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। गरीब परवरी का इकदाम आप कह लें कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सियासी मुखालिफिन ने इस पर भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, इस बंदे को जिनका नाम इमरान खान साहब है, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है। अब आज आप इस मुल्क की हालत देख लें। एक वक्त था जब हमारी मईशत इतनी मजबूत थी कि मलेशिया जैसे मुल्क हमसे माशी मंसूबा जो है ना वो लेकर गए, और आज उन्होंने उस प्लान पर बाकायदा अमल की है, जिसके नतीजे में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, देख रहे हैं ना आप। लेकिन आज हमारा हाल देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद को सियासी रहबर कहने वाले इस मामले में रोड़े अटका रहे हैं। आफरीन है तुम लोगों पे, क्या कहूँ मैं। आज पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद पड़ी है, PIA जैसी लाजवाब और बाकमाल एयरलाइन जवाल का शिकार है। एक वक्त था जब एमिरेट्स नामी इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसके अमले को पाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट्स ने तरबियत दी, सोचें ज़रा, वो भी तो वक्त था ना। और ये भी वक्त है जो हम देख रहे हैं, रेलवे खसारे की पटरी पर चल रही है। आज आमरीत को बुरा और जमहूरियत को अच्छा कहा जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जमहूरियत से ज़्यादा जो आमराना दौर था उसमें तरक्की को मैं क्या कहूँ। मैं आमरीत की हामी नहीं हूँ और मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस हकीकत को मैं क्या कहूँ कि आमरीत के दौर में तरबेला और मंगला जैसे डैम बने, सनती तरक्की की बुनियाद रखी गई, लेकिन जमहूरी हुकूमतें मिलकर एक काला बाग डैम ना बना सके। अब जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने डैम के लिए कौम से मदद की अपील की, तो मुखालिफिन बजाय मुल्क का सोचने के उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग करने में लगे रहे। आपने देखा सुना, अभी पॉइंट स्कोरिंग ही है ना जिसने हमारे प्यारे वतन को हर लिहाज से यहाँ तक पहुँचा दिया, ये नुकसान पहुँचा दिया। सियासतदानों की इक़्तिदार की छीना झपटी कह लें, उसने जमहूरियत को खोखला कर दिया। अब पता नहीं कि जमहूरियत, अब जमहूरियत जब कहता है ना कोई, तो यकीन जानिए लोगों के तासुरात कभी देखिएगा, जब कुछ जमहूरियत कह के देखिएगा जमहूरियत, और देखिएगा सामने वाले के तासुरात क्या होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे बिल्कुल भी, जिसकी वजह हमारे सियासतदानों के एबनॉर्मल रवैये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। और नीयत जो थी नहीं, होती तो ये हाल होता, बेड़ा गर्क होता। और फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे गुस्सा आता है, तकलीफ है, गुस्सा आता है मुझे लोगों पे कि सबसे बड़ी बात कि अपनी गलती नहीं माननी। जिस दिन अपनी गलती आप लोग मान जाएंगे ना, अल्लाह के बंदो, आधा मसला उसी दिन हल हो जाएगा। लेकिन अपनी गलती नहीं माननी, इसका मलबा उस पे, उसका मलबा उस पे, इसकी तनकीद उसकी तनकीद, ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार, एक दूसरे पे जिम्मेदारियां फेंकते चले जाएं। बड़ा आसान है कि ये चीज़ उसकी वजह से हो गई, वो चीज़ पुराने की वजह से हो गई, वो चीज़ उसकी वजह से हो गई, ये इतनी पुरानी चली आ रही है। बड़ा आसान है 5 साल पूरे करना, यकीन जानिए। अपनी जिम्मेदारी, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ना लेना। इस्लाह का जो अमल है ना, वो तभी शुरू होता है जब आप अपनी गलती मानते हैं। जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपनी बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, इलाज कैसे शुरू होगा। अपना ज़र्फ बड़ा कीजिए, इस मुल्क के लिए कीजिए, कौम के लिए कीजिए, अपनी गलतियों को मानिए, इस्लाह का अमल शुरू कीजिए। वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक जिम्मेदारी दूसरों पर फेंकते चले आएंगे, कभी शुरू नहीं होगा। और मुल्क का यही हाल रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा, कोई नहीं सकता। अब आज की सियासत पर अगर हम नज़र डालें तो सियासत वाफिर और क़यादत का फुकदान नज़र आएगा आपको। मुल्क का कोई सोचता ही नहीं है, बल्कि हर एक की जो स्ट्रैटेजी है ना, कुछ इस तरह के ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और अफसोस कि हमने अपनी माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आज कुछ सियासतदान अपनी करप्शन बचाने के लिए दारों से जंग कर रहे हैं। और सच्ची बात क्या है कि ये सियासी रहनुमा एहतसाब की भट्टी से गुजरना ही नहीं चाहते, मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनसे कोई कुछ पूछे ही ना। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि देखा था ना कायद-ए-आज़म ने इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की। अलमिया है कि हमारे सियासी रहनुमा बात बात पर कौम के मौहसिन,
कायदे आज़म और इकबाल की मिसालें तो देते हैं, लेकिन खुद इस पर ज़रा भी अमल नहीं करते। इनका दोहरा में आ रही है ना, डबल स्टैंडर्ड कहेंगे ना, इससे मुनाफिकत कह लें। अब बड़ा दुख होगा, बड़ा गुस्सा आएगा इन लोगों को मेरे अल्फाज सुन के, लेकिन क्या करूँ, सच तो यही कि मुनाफिकत है ये, कि कहते कुछ है करते कुछ है। अमली तौर पे 0 0 अंडा। बातें सुन लें इनसे, जितनी मर्जी करवा लें, कर लेंगे, क्योंकि बातें तो करनी, अमल तो करना नहीं। बड़ा आसान है बातें करना, जब अमल करना पड़ेगा ना पता चलेगा, फिर सोच के बात करेंगे कि अरे अमल तो होता नहीं, अब सोच समझ के बोलेंगे। मादरे मिलत फातिमा जिन्ना का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, फातिमा जिन्ना ने वोट की अहमियत पे बात की और हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने इसकी आड़ में मज़ार कायद की पामाली की, आपने देखा नारेबाजी की। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो आगे से जवाब मिला कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने वोट को इज्जत देने की बात की थी और हम भी यहाँ वोट को इज्जत दे रहे हैं। आज वोट को इज्जत दो के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन अवाम को हकीकी मायनों में इज्जत नहीं दी जाती। ये अवाम अपने पसंदीदा कायदीन की दिफा में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, लेकिन जब यही अवाम अपने पसंदीदा कायदीन के दर पर अपने मसाइल लेकर पहुंचते हैं तो इन सियासी काबरीन के गार्ड्स इनको धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। सियासतदानों को क्या लगता है कि वो कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और फातिमा जिन्ना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वोट को इज्जत उस वक्त मिलती है जब रहनुमा कानून की पासदारी करें, ना कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर यलगार करें। ये मशहूर वाक़या कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मैं पाकिस्तान के बाद अपने ओहदे की वजह से बंद फाटक खुलवाना मंजूर नहीं किया था, लेकिन आज आप खुद को कायदे आज़म का वारिस कहने वालों का तर्ज अमल ज़रा मुलाहिजा कर लें कि प्रोटोकॉल के नाम पर कैसे शहर के शहर बंद करवाते हैं, अपनी आसानी के लिए अवाम को कैसी मुश्किल से गुजार। क्या ये होती है वोट को इज्जत? शर्म नहीं आती इन लोगों को। आज सियासत के चक्कर में सियासतदान क्या क्या खेल तमाशा कर रहे हैं। जरा ये पीडीएम के सरबरा का क्लिप देखिएगा, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए कि ये लोग कैसे कायदे आज़म के वारिस हैं जो अपनी तलबी पर कानूनी जवाब देने के बजाय इदारों पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और तो और हमारे मुल्क में 3 बार एक ऐसा बंदा वज़ीर आज़म बना जो कि जिसको पाकिस्तान और भारत के ज़िम्मे लकीर के अलावा कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम एक जैसे हैं। ज़रा देखिएगा साबिक वज़ीर आज़म साहब का एक क्लिप लाइएगा ज़रा। एक ले बंदा मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा, कहते हैं आलू गोश्त खाते हैं आप, तो और भी पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं मियाँ साहब, क्या क्या कुछ खाते हैं, मुल्क का क्या हाल कर दिया आपने। अच्छा, और भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुल्क में रहते हैं, मुल्क का खाते हैं, लेकिन क्या सोच रखते हैं। ज़रा क्लिप होगा, चलाइएगा। मेरे ख्याल से इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कुछ लोग जब अपनी ज़बान से जहर उगलते हैं, अपने अल्फाज से जहर उगलते हैं, तो यकीन जानिए 2 सेकंड के लिए इंसान परेशान हो जाते हैं कि क्या ये लोग पाकिस्तानी ही हैं। क्योंकि दुश्मन का एजेंडा जब इस तरह आपके सामने पेश किया जाता है और फिर जब इनके अल्फाज पे दुश्मन मुल्क में हेडलाइंस बनते हैं, इनके अल्फाज वहाँ की जीनत बनते हैं, इनके लिए शर्मिंदगी वहाँ की जीनत, और वहाँ पे बाकायदा शादियाने बजाए जाते हैं इनके अल्फाज पर, तो मैं अगेन अपने अल्फाज दोहराऊँगी कि हमारे मुल्क में अंदर इतने दुश्मन हैं कि हमें शायद बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं रही। डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए, शर्म इन्हें नहीं आती। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम के अंदर जो रंजिशें आप देख रहे हैं कि आए रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर किसका बनेगा, इस महाज पर पीडीएम के इत्तेहादी आमने सामने आ गए, खुलकर आमने सामने। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए बाकायदा आप कहने कि उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। दोनों जमातें अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं। अब दूसरी जानिब मरियम नवाज़ की अगर मैं बात करूँ, 26 मार्च को नैब पेशी के हवाले से नैब लाहौर ने वफाकी वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत को रेंजर्स और पुलिस की तैनाती के लिए दरख्वास्त भी दे दी है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज़ की पेशी के मौके पर नैब ऑफिस को रेड जोन करार देने की मंजूरी दी है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का क्या कहना था कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमनो अमान की सूरत हाल को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अच्छा, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये भी कहा। अब मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी नाज़रीन यहाँ पे कि मरियम बीबी की नैब लाहौर पेशी के दौरान गिरफ्तारी की अफवाहें भी फैली हुई हैं, लेकिन ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए कहते हैं कि नैब की जानिब से मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि मरियम नवाज़ के साथ पीडीएम के कारकुनान भी इजहार यकजहती के लिए पहुँचेंगे। अब देखना है कि 26 मार्च को क्या होने जा रहा है और ये लोग अब क्या करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मरियम बीबी का आपको पता है कि जहन और जहानत, हम क्या ही बात करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक के लिए भी मैं कहूँगी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आजिज़ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। धामरा साहब, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि मरियम साहबा की पेशी पर कारकुनान बड़े एक्टिव रहें, तैयार रहें, इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पहुँचें।
क्या पीपल्स पार्टी के कारकुन भी जाएंगे मरियम के साथ इज़हार यकजहती के लिए? क्या फैसला है आपकी क़यादत का? देखें, अब तक जो है वो मुझे ये इतलात नहीं है कि बाकायदा पीडीएम की जानिब से कोई फैसला किया गया हो और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कहा गया हो कि उनके कारकुनान भी इस पेशी पे जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तमाम पार्टी के कारकुनों को वहाँ पे जाना चाहिए। अब तक मुझे ये इतलात नहीं है कि कोई पीडीएम का बाज़ाब्ता कोई इजलास हुआ हो और पार्टी हेड्स के साथ कोई बाज़ाब्ता मीटिंग की गई हो जिसमें उनको ये बुलावा हो और पाबंदी के साथ कहा गया हो कि वो वहाँ पे पहुँचे। ठीक है। अच्छा धामरा साहब, मैं आपके तरफ दोबारा आती हूँ, ज़रा सदीक को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सदीक, धामरा साहब तो कह रहे हैं कि उनको कुछ नहीं पता अभी तक, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसी कोई बात है या नहीं है, तो आपके पास अंदर की क्या खबर है? ऐसी कोई खबर है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने क्या फ़ैसला किया? देखिए, वो दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला नहीं हुआ कि मरियम साहबा के साथ सब ने जाना है, और ये फजलुर रहमान साहब का अपना फैसला है जो उन्होंने पीडीएम का कहकर कहा है, लेकिन इसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इससे हवाले से नामुजावरत हुई है ना फैसला हुआ है। दूसरा ये है कि बिलावल साहब कल वाज़े तौर पर ये बता चुके हैं, आपको पता है कि बाज़ वो जो कहा जाता था ना, जैसे आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि खामोशी की भी एक ज़बान होती है, और जब बिलावल साहब से पूछा गया कि जी मरियम जा रही हैं तो पीपल्स पार्टी साथ जाएगी, तो उन्होंने बाकी तमाम बातें की, मजम्मत की कि नहीं होना चाहिए, एकतरफ़ा एहतसाब नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि हम साथ जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग का वफद आता है हमें दावत देने, जब वो हमें दावत देने आएंगे तो उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग जो है वो जाएगी इस तरह से दावत देने, क्योंकि पहले नून लीग की सियासी तौर पे जो इंसल्ट जितनी हो चुकी है मजीद नहीं करवाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा धामरा साहब, इसके अलावा भी एक पॉइंट कि जी मुस्लिम लीग नून ने जो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, और आपको उनकी रविश का पता है किस तरह का तरीकाकार वो इख्तियार करते हैं, बातें वो जमहूरियत की करते हैं, आइन की करते हैं, लेकिन हमेशा हमने देखा कि आइन और जमहूरियत की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जाती हैं, कोई नून लीग से सीखे। अगर इस बार भी वही कुछ किया जाता है नून लीग की जानिब से, तो क्या आप लोग फिर मुस्लिम लीग नून के बयानियों को सपोर्ट करेंगे? वैसे अभी भी आप लोग कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने खुलकर आ गई हैं, जो रंजिशें हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है फिर पीपल्स पार्टी क्या एक वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार कर लेगी? देखिए, पहली बात, आपने जहाँ तक रविश की बात की, तो कोई रविश तो मौजूदा हुक्मरानों से इस तरह की सीखे, और जहाँ तक कारकुनों का अपनी क़यादत के साथ किसी भी पेशी पे जाना, चाहे वो नैब कोर्ट हो या जुडिशरी के हवाले से हो, इस तरह की माजी में बहुत सारी प्रैक्टिस रही है। ख़ुद आपको ये मालूम होगा कि जब इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी हुई थी तो हमारे पार्लियामेंटेरियन तक को नहीं जाने दिया गया था, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। हालांकि इन सेशन था नेशनल असम्बली का इजलास, उसके बावजूद भी हमें नहीं छोड़ा गया था, कारकुनों पे बुरा तशद्दुद किया गया था, मगर कारकुन खुद से गए थे। तो ये मुस्लिम लीग नून का अपना फैसला है कि वो मरियम बीबी के साथ जाते हैं, कितनी तादाद में जाते हैं, कितना एग्रेसिवली वहाँ जाते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं, वो तो इनकी अपनी पार्टी का एक पॉलिसी होगी कि वो किस तरह 26 तारीख की पेशी को फेस करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक मुझे ये इतला नहीं है कि कोई डेलीगेशन ने हमें रब्ता किया हो या ख़ुद पीडीएम के प्लेटफार्म पे ऐसा फैसला किया गया हो। ठीक है जी, अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं पता, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप शेयर कर सके नाजरीन के साथ। अच्छा, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के लिए जो नून लीग है वो भी जोर लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी। अगर अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से नहीं बन सका तो क्या आप फिर जो पीडीएम का हिस्सा हम कह सकते हैं कि रहेंगे, या हम कहेंगे कि क्लियरली आप लोग के रास्ते जुदा हो जाएंगे सबके सामने? देखिए, पीडीएम का हम हिस्सा थे, और पीडीएम का जो वजूद था वो खुद पीपल्स पार्टी की काविशों और कोशिशों से हुआ था। आपको ये याद होगा कि पीडीएम बनाने के लिए हमने तमाम लीडरशिप, पार्टी लीडरशिप से रब्ता किया था। ख़ुद लाहौर में चेयरमैन बिलावल साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें की थी, सबको कन्वेंस किया, फिर एक एपीसी हुई, फिर पीडीएम बना। तो हमारे हाथों से पीडीएम, पूरी कोशिश होगी कि पीडीएम को कोई नुकसान ना हो, ना हमारे रवैये से हो। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है, वो जिस पार्टी की अक्सरियत जो पार्टी शो करेगी वो उसको मिलेगा, वो एक अलग मामला है। अगर मुस्लिम लीग नून शो कर जाती है और उनको ये मिल जाता है तो पीडीएम पे उसका कोई असर नहीं पड़ना।
ठीक है जी, पीडीएम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी सिद्दीक, अगर आपके पास क्या खबरें अंदर से कि जो अपोजिशन लीडर के हवाले से अभी चहमगोइयाँ हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, अगर तो पीपल्स पार्टी से बन जाता है या नून लीग से बन जाता है तो क्या सिचुएशन देखते हैं आप आगे? दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ कहाँ खड़ी देखते हैं आप मुस्तकबिल करीब में? देखें, अब तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो दोनों पार्टीज़ के पास बराबर वोट हैं। जो जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं वो फैसला कुन होंगे, वो जिस तरफ जाएंगे उसी जमात का उसी धड़े का जो है वो अपोजिशन लीडर आएगा। तो इसीलिए बिलावल साहब जो हैं वो गए हैं सरजुल हक साहब के पास और मंसूरा गए हैं उनकी हमायत हासिल करने के लिए। और नून लीग अब और फजल रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि फ़ैसला हो गया था कि अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं, अपोजिशन लीडर जो है वो हमारा होगा। ये तो अब आने वाले दिन बताएंगे कि किसके पास तादाद कितनी होती है और किसका अपोजिशन लीडर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि धामरा साहब की मौजूदगी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और कल से लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और धामरा साहब का आपको पता है कि वो खुलकर बात भी करते हैं प्रोग्राम्स में। तो ज़रा धामरा साहब से अगर ये आप पूछ लें कि अगर आपके पास कोई सवाल और पूछना चाहें आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी जी हाँ, मैं भी पूछना चाहती हूँ लाहौर का कौन सा खानदान है, इसके बारे में कहा गया। बिल्कुल हाँ, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है धामरा साहब। ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि सिलेक्टेड होना मेरे खून में नहीं है, ये लाहौर के ख़ानदान की रिवायत है, अब इशारा किस तरफ है? लाहौर में तो एक ही ख़ानदान मशहूर है, शरीफ ख़ानदान, फिर खुल के कह देते। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही थी और ट्वीट करने वालों ने भी ये बात की थी कि हमारे ट्वीट से जो लोग समझ गए होंगे बात। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किसी का नाम तो नहीं लिया है, एक शहर का जिक्र किया है और सिलेक्टेड होने की बात की है। तो ये बड़ी बादशाह कौम है और सियासत की तारीख पे नजर रखी हुई है। आपको पता है कि लाहौर का मशहूर खानदान कौन है, मतलब किसको कहना चाह रहे, फिर नाम नहीं लिया। मुझे ये तो समझ नहीं आती सियासतदानों की तरह, ये भी समझा दें, रहनुमाई कीजिएगा मेरी, कि नाम भी नहीं लेना, सारी बात भी कर देनी, क्यों? फिर नाम ले लें, एक दूसरे का डर है क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि चेयरमैन साहब ने ये बात ज़रूर कही कि हमारी रगों में बैकडोर दरवाज़ा इस्तेमाल इक़्तिदार के लिए नहीं होता और ना ही हमारी रगों में कोई सिलेक्टेड या सिलेक्शन वाली बात होती है। ये तो एक आया है पाकिस्तान की तारीख में, एक बड़ी हिस्ट्री है, उसकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं और गड़ी खुदाबख्श भुट्टो का कब्रिस्तान इस बात की गवाही देता है कि अगर इस तरह की सियासत पीपल्स पार्टी के मिजाज में भी होती तो इतना बड़ा नुकसान, जानी नुकसान हम नहीं उठा चुके होते। बाकी जहाँ तक लाहौर के ख़ानदान की बात की है तो मेरे ख्याल में अभी ज़रा आगे चलने दीजिएगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो कायम हो। ठीक है, आप पूरी कोशिश करें पीडीएम का इत्तेहाद कायम रहे। सदीक, आपको लगता है कोशिशें रंग लाएंगी अगर वाकई दिल से की जा रही हैं? क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बातें की जा रही हैं, ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर और बात आपके सामने आ गई कि वाज़े अल्फाज में, तो उसके बाद आपको लगता है कि इत्तेहाद कायम रहेगा? बल्कि मुझे तो लगता है इत्तेहाद तो रहा ही नहीं भाई, अब तो सिर्फ वही है कि वो जो कहते हैं ना, एक पंजाबी की कहावत है, गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, वो मिट्टी झाड़ी जा रही है। देखें, पीपल्स पार्टी तक खबरें तो पहुंच रही होंगी कि नून लीग के जो नून लीग से तल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं, जो नून लीग के बड़े करीब हैं, उनसे किस तरह की खबरें चलवाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे किस तरह की ट्वीट्स कराई जा रही हैं। ये ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बेखबर तो नहीं है, वो पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी सियासी जमात है और उन्होंने बड़ी बड़ी सियासी मूवमेंट्स चलाई हैं। तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल पता होगा कि इस वक्त जाती उम्र से किस किस को क्या क्या बताया जा रहा है, क्या खबरें लीक की जा रही हैं। और उनको तो छोड़ दें, जो सोर्सेज से चलवाई जा रही हैं, जो खबरें लीक की जा रही हैं या फीड की जा रही हैं। राना सनौला ने जो बात की है, इस पर भी मेरे ख्याल है धामरा साहब से पूछ लेना चाहिए कि राना सनौला ने तो ओपनली ये कह दिया है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम के आखिरी इजलास में कहा कि मेरा एक ही बेटा है और मैं पहले ही बीमार हूँ और मैं जो है एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। तो राना सनौला कहते हैं कि जरदारी साहब थक गए हैं इस वक्त, जो है ना, वो बड़े कमज़ोर हो गए हैं और वो कहते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और मैं नहीं लड़ सकता एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मेरे ख्याल इसके ऊपर भी धामरा साहब अगर बता दें कि क्या वाकई जरदारी साहब इतने मतलब उनके आसाब कमज़ोर पड़ गए हैं कि अब वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे की खातिर जो है उसके मुस्तकबिल की खातिर इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। ये राना सनौला साहब दावा कर रहे हैं। जी धामरा साहब, देखिए, राना साहब तो जो भी दावा करें वो उसकी अपनी मर्जी है। ये बातें जो हैं वो अब उनको याद आती हैं और पीडीएम के होने वाले इजलास में ये बातें अगर वो ओपन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या ख़ुद जरदारी साहब अब भी अगर इस्टेब्लिशमेंट के आगे जिस तरह उनकी जो सियासत का वतीरा रहा है
उसके आगे अगर कोई रुकावट है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का मोर्चा नहीं छोड़ रही है। अगर ये सीटें ये खाली हो जाती और ज़िमनी इंतखाबात हो जाते और ये हाउस, दोनों हाउस अगर PTI के हवाले हो जाते हैं तो 18th अमेंडमेंट पे हमला है, और 18th अमेंडमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली पार्टी ही इस्टेब्लिशमेंट के सामने सबसे बड़ी रुकावट है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर कट एक स्टैंड रखती है। तो ये सवाल का जवाब भी ढूंढना चाहिए और हमें मिलना चाहिए कि ये अचानक जो मशरूत हो गए इस्तीफ़ा लॉन्ग मार्च से पहले, और लॉन्ग मार्च जो कैंसिल हुआ, ये किसकी ख्वाहिश पे हुआ और क्यों हुआ, ये भी हमारे पास सवाल हैं। मगर बावजूद इस बात के कि हम नाम लेके उनसे ये इसलिए जवाब नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि अभी भी हम CEC का जो है उनको कह रहे हैं कि वेट एंड सी, और हम PDM को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारी बातों का जवाब हम CEC के फैसले आने तक के लिए नहीं ओपन करना चाहते। अच्छा धामरा साहब, एक सवाल धामरा साहब, आप बार बार कह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, मेरे ख्याल से 12-13 मिनट में 3-4 बार बात हो रही है कि PDM के तहत को हम कायम रखना चाहते हैं। चले आपकी ख्वाहिश है, अगर आप रखना चाहते हैं रखें, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, चले आप समझ लें कि आप ये हो रहा है, मतलब आप लोग नहीं चाहते फिर भी हुए चला जा रहा है। ये मौलाना साहब की आप देख लें, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे, फिर मरियम के बयानात, फिर बिलावल किस तरह एक लाहौर के ख़ानदान को मुखातिब करके नाम लिए बगैर सब कुछ कह देना, कुछ ना भी कहना, सब भी कह देना, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, जो अवाम भी अब तज्जिया करने पर आ गई है, तज्जियाकार तो राय रख रहे हैं और अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं, इसके बाद आपको लगता है कि PDM का एटलीस्ट इमेज मुतासर हुआ है? वो जो आप लोग एक वज़न रखते थे या आप हुकूमत के लिए कह सकते टफ टाइम बन सकते थे, आप लोगों के बकौल हुकूमत की नींदें उड़ी हुई थी कि आगे अब आप लोग क्या करेंगे, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को आप लोगों ने बड़ा ईजी जोन में डाल दिया? मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आप लोगों को कोई ख़तरा नहीं समझ रहे? देखें ना, खुदा ना खास्ता अगर PDM टूट जाता है, या खुदा ना खास्ता की मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर PDM को नुकसान होता है तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो मौजूदा हुक्मरानों को है और ख़ास तौर पर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को है। बात यह है कि जब हम थोड़ा तज्जिया करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से सियासत का PDM में, तो हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी कामयाब गई थी। हमने मौजूदा हुक्मरानों की सिर्फ नींद हराम नहीं की थी, चीखों पर मजबूर कर दिया था जब हमने कन्विंस किया तमाम अपनी पार्टियों को कि हमने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना है, हमें सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लेना है। और जब हमने कन्विंस किया और वो सारी चीज़ें हुई तो हमने 7 ज़िमनी इंतखाब जीते। डस्का में जो डाका डाल रहे थे हुक्मरान, हमने उनको गिरबान से पकड़ लिया। पूरी कौम ने देखा कि वहाँ पर री इलेक्शन हो रहा है। हमने सेनेट में देखा कि किस तरह प्रिजाइडिंग अफसर ने 7 वोट पे डाका डाला हुआ है, और हम वहाँ पर अदालत में गए हैं और हुकूमत दीवार से लगी थी। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से हुक्मरान कमज़ोर पड़े थे। तो आखिर ऐसी वजूहत क्या हैं कि एक बार फिर उन्हें मजबूत किया जा रहा है? और पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा था कि ये जो इस्तीफे हैं वो एटम बम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर वो एटम बम हम पहले फायर कर देते हैं तो बाकी क्या हम कुल्हाड़ी और डंडों से लड़ेंगे मौजूदा हुक्मरानों से? तो इसलिए हमने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन है। तमाम ऑप्शन इस्तेमाल होने के बाद हम ये हमला करेंगे इस्तीफा हुआ। खुदा ना खास्ता कोई हमारे पास एटम बम हाथ में नहीं है कि हम वो फोड़ देंगे और फट जाएगा, मगर ये इस्तीफाओं का मामला लास्ट ऑप्शन के तौर पर था जो अर्ली आ रहा है, पहले आ रहा है। तो इसमें थोड़ा डेडलॉक ज़रूर है, मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम PDM का हिस्सा हों। बाकी ये बात ठीक है कि अगर PDM को नुकसान होता है तो अल्टीमेटली उसका फ़ायदा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को होगा। ठीक है जी, आजिज़ धामरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सदीक जान मेरे साथ मौजूद के साथ हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, अपनी बड़ी खबर शेयर कीजिए। जी बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुश्किलात दिन ब दिन शदीद से शदीद तर होती चली जा रही हैं, और अब उनके लिए सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया वो ये है कि उनके जो नाराज़ ग्रुप था, जो एक उनसे एक धड़ा अलग हुआ था, उनकी जानिब से एक ख़त लिख दिया गया है पूरे पाकिस्तान की तमाम मसाजिद और तमाम मदारिस के मुंतज़मीन को। मैं उसका मतन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ऊपर इस खबर को मेंशन किया गया है कि 26 मार्च को जब मरियम नवाज़ नैब जाएगी तो जमीयत उलमा इस्लाम साथ जाएगी, फजलुर रहमान। नीचे ये कहा गया है कि उलमा व मशाइख अब फैसला तुमको करना है, बोलो मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारों,
शयूखुल हदीस और मुफ्तियान कराम, क्या अब ये वक्त भी आना था कि जब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह की जमात को एक करप्ट माफिया के सरबराह की बेटी को बचाने के लिए नैब के दफ्तर जाना होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के कारकुनों, ये वही मरियम नवाज़ है जिसके वालिद और चचा, और वो आगे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें टीवी पे मेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन एंड में दोबारा ये कहा गया है कि फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है, तुमने इस करप्ट माफिया का वकील बनना है या इनकार करना है। ये ख़त जो है वो लिख दिया गया है। और इसके बाद जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि 28 मार्च को इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो है और मीटिंग तलब कर ली गई है। जो नाराज़ धड़ा था, ग्रुप था, अलहदा होने वाला ग्रुप था, उनका ये कहना है कि हम 28 को मज़ीद लाएमल तय करेंगे, और वो ये कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ और बयानिया दुरुस्त साबित हुआ है। हमने पहले कहा था कि ये ज़ाती लड़ाई हो रही है, ये दीन की लड़ाई नहीं है, ये शरीयत की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, और ये जमहूरियत की लड़ाई नहीं है। और साथ ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि फजल रहमान साहब जो हैं वो जिस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनकी ख़बर में कि जिस तरह पैसा फेंक तमाशा देख वाला मामला होता है, उसी तरह से नवाज शरीफ बैठकर लंदन से पैसा फेंक रहे हैं और मौलाना साहब उस पर तमाशा दिखा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मदारिस के जिन बच्चों को वालिदैन दीनी तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, शरई तालीम के लिए भेजते हैं मदारिस में, क्या अब वो कारकुन किसी और के मफाद के लिए नैब पर जाकर हमला करेंगे? तो ये बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। और साथ ही जो एक कोशिश थी PDM में कि दोबारा PDM को मुतहद रखा जा सके, करीब किया जा सके, वो तेज़ी से दम तोड़ रही है। अभी पिछले सेगमेंट में आपने सुन ही लिया आजिज़ ज़ामरा साहब को कि उन्होंने जिस तरह से बातें की, और ख़ास तौर पे कल बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो 3-4 बयानात थे, वो आप ऐसे समझिए कि उन्होंने जो एटम बम चलाना था हुकूमत के ऊपर, कल वो उन्होंने एटम बम मुस्लिम लीग नून पर चला दिया है। और ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये कहा, आप देखें ना कि एक होता है कि आप सियासत का जवाब सियासी बयानात से देते हैं, लेकिन अब दोनों तरफ से ज़ाती हमले हो रहे हैं। मरियम का बिलावल को ये इशारा करना कि बिलावल अब किसी के लिए पालक हो चुके हैं, बिलावल को एज ए सिलेक्टेड तैयार किया जा रहा है सिलेक्टर्स की जानिब से, और फिर बिलावल का ये कहना कि हमारी रगों में सिलेक्शन वाला खून नहीं है, ये लाहौर का एक और ख़ानदान है जिनकी रगों में ये खून है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, आपको भी पता है कि हमारे माशरे में ये जो खून वाली बात है ये कितनी पर्सनल ली जाती है, और बिलावल का इस तरह से नेशनल मीडिया के सामने ये कहना कि ये किसी और का खून है, किसी और की रगों में ये खून है, ये चीज़ें ये बताती हैं कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं। और अब आप देखेंगी, और हमने इसी प्रोग्राम में बैठकर 3 बार कहा था, और आपको याद है, हमारे देखने वालों को याद है, जब हम ये कहते थे कि एक बार इनका ब्रेकअप होने दें, फिर वो किससे बाहर आएंगे कि अकल दंग रह जाएगी और पूरे प्रोग्राम होंगे। वही कुछ हो रहा है, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आप देखेंगी क्या क्या चीज़ें बाहर आएंगी, हैरान कौन और परेशान कौन होंगी वो कई लोगों के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा कीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।